Hello everyone, I'm legal faculty at Success Mantra. In today's video, we'll be discussing about DU LLB 2020 question paper. ठीक है, so start करने से पहले today I'm going to discuss only those questions which are strictly from law, and I'm not going to discuss the question from polity or from related GK. Those segments will be taken up by respective teachers separately. So चलिए जो directly law से related questions थे उसको discuss करना start करते हैं. And before I begin, all those people जिनका score comfortable आ रहा है, ठीक है, congratulations to you guys. But more than that, उन लोग का जिनका कि score जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं आ पाया because of any reasons, आप लोग के लिए बस मुझे ये कहना है, do not think that this is the end of it. See, I'm not going to say anything which you have not heard from before. All right, everything lies in your attitude. All right, there is no success, no failure like this. ठीक है, इनफैक्ट ये चीज़ें हैं ही नहीं, आपके एटीट्यूड पे आती हैं ये सारी चीज़ें. प्लीज़ डू नॉट लूज योर हार्ट. इसको सिर्फ एक स्टम्बल की तरह देखिए, एक स्पीड ब्रेकर की तरह देखिए एंड वापस आ जाइए इस रिदम में, प्रोवाइडेड आपके बाकी कोई और कंसिडरेशंस ना हो. ठीक है, अगर आप टाइम दे सकते हो तो बहुत कम टाइम के बाद DU 2021 हो जाएगा. सो जस्ट अपने लीगल अवेयरनेस के दायरे को और ज़्यादा एम्पलीफाई कीजिए एंड दैट इज़ इट. ठीक है, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखना है और आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप दुखी होके वेस्ट करें. ठीक है, सो ऑल द एनर्जी टू यू गाइज फ्रॉम माई साइड. एंड चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ऑल राइट, सो जो आपका स्ट्रिक्टली लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैंने यहाँ से देखा. फर्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज जजमेंट इन जस्टिस KS Puttaswamy and another versus Union of India and others is related to. See, बहुत predictable सा ये क्वेश्चन था. Why? Because आई डोंट नो, ये लीगल अवेयरनेस का बहुत ही टॉक्ड अबाउट जजमेंट रहा था, लैंडमार्क जजमेंट था. 2017 में ये जजमेंट आया था एंड 9-0 मतलब 9 जजेस बेंच यूनानिमस डिसीजन था, जहाँ पे बोला गया था कि प्रिवेसी इज कार्डिनल टू लाइफ, लिबर्टी, freedom and dignity. All right, and it is an inalienable human right. To live is to live with dignity. So this was right to privacy case. ठीक है, और ये आपका KS Puttaswamy केस में था. So correct answer बिल्कुल सही है, right to privacy. All right, next आगे बढ़ते हैं. CAA के ऊपर क्वेश्चन, ये भी अगेन आई वुड से ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल था. ठीक है, क्योंकि CAA से रिलेटेड मुझे लगता है ये करंट लीगल सिनेरियो में ये बहुत प्रिडिक्टेबल सवाल बन रहा था हर लेवल के लॉ एंट्रेंसेस के ऊपर. ऑल राइट, सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज फाइन और यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सबको आई एम श्योर पता होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ठीक है, सो ये सब आपके पॉलिटी जोन का था एंड पॉलिटी से अच्छे सवाल थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर अ पार्टी अग्रीव्ड बाय अ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Choose the correct options given below. See, the point is writ jurisdiction. Yes, Article 32 में Supreme Court is conferred that writ jurisdiction in the cases where fundamental rights are violated. But यहाँ पे था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही क्या अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है तो उसके पास क्या रिकोर्सेस बाकी रहते हैं. वन ऑफ देम इज रिव्यू पिटिशन, जो कि आपके आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली दिया गया है. एंड नेक्स्ट is curative petition. Curative petition again current में बहुत ज़्यादा ये talked about word बन रहा था because of judgments and all. So curative petition basically 2002 में there was a case law which is Ashok Rupa Hurra versus रूपा हुर्रा. ऑल राइट, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो एक लास्ट रिकोर्स होना चाहिए सो एज टू क्योर द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इफ एनी. ऑल राइट, सो क्यूरेटिव पिटिशन इज अगेन इज दैट लास्ट रिकोर्स, दैट लास्ट लीगल रिकोर्स, ठीक है, फॉर एनी अग्रीव्ड पर्सन इन ऑर्डर टू क्योर द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इफ एनी इन द केस. ऑल राइट, सो क्यूरेटिव पिटिशन एंड रिव्यू पिटिशन ये दोनों आपके करेक्ट आंसर थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
just a second guys, just a second. हाँ, common intention, so which is not true with regard to a common intention under the IPC. See, the point is, जब आप IPC का एक बेसिक नॉलेज लेते हो, जनरली वी यूज टू कवर इन द क्लासेस ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट. ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जॉइंट लाइबिलिटी के मेन कॉन्सेप्ट से हेल करते हैं. ऑल राइट. सो जब आप कॉमन इंटेंशन के बारे में बोलते हो, दैट इज अंडर सेक्शन नंबर 34, एंड जब आप कॉमन ऑब्जेक्ट पे चले जाते हो, दैट इज सेक्शन नंबर 141, 142, 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में है. द पॉइंट इज, आपसे पूछा गया था भाई सेक्शन नंबर 34 या कॉमन इंटेंशन में इसमें से क्या चीजें नहीं आती हैं. ठीक है, सेवरल पर्सन का पॉइंट आता है. ठीक है, प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, या तो वो आपका प्री कॉन्सर्टेड वेज में होना चाहिए, या फिर वो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट में होना चाहिए. सो ये चीजें कहीं ना कहीं बेसिक क्रिमिनल लॉ के नॉलेज से आप ले सकते हैं. ठीक है, सो जहां तक बात है मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ये एक पॉइंट है जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट होता है फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन इंटेंशन के लिए एक अलग कंसिडरेशन देखा जाता है एक्टिव पार्टिसिपेशन के रूप में, एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग कंसिडरेशन होता है विच इज बीइंग द मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली. ठीक है, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट. सो यहां पे आपका ये वाला आंसर सेक्शन नंबर 34 के साथ नहीं जा रहा था, हेंस दिस वाज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, नेक्स्ट, Which of the following is an offense under the IPC? ये इस क्वेश्चन ने आई थिंक बहुत लोग को ट्रैप किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग इस कंफ्यूजन में चले गए दैट मैरिटल रेप इज वन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर IPC. आई टेल यू समथिंग, दिस इज वन ऑफ द वेरी इट इज वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स विच वी हैव अंडर इंडियन लीगल सिस्टम. ऑल राइट, जिसकी वजह से कि आप देखिए मैरिटल रेप जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कुछ बिट्स एंड पीसेस में है, कुछ फ्रैगमेंट्स में है. देखिए, एक बात होती है किसी कॉन्सेप्ट का पूरी तरीके से होना, और एक बात होती है उसके कुछ फ्रैगमेंट्स, उसके कुछ अंश का होना. सो मैरिटल रेप का जो आपको फ्रैगमेंट्स मिलेगा ना, वो आपको दो जगह पे मिलेगा. ठीक है, एक होगा सेक्शन नंबर 375 IPC के एक्सेप्शन 2 में, एंड दूसरा है सेक्शन नंबर 376B में. ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं ये दोनों फ्रैगमेंट्स क्या कह रहे हैं, और तब हम लोग सही कंक्लूजन पे आएंगे. यहां पे बोला जा रहा है कि अगर एक माइनर वाइफ है जिसकी उम्र 15 साल से कम की है, I'll tell you the entire story related with it, but जैसा कि कानून में लिखा है, that is अगर एक माइनर वाइफ है जिसकी उम्र 15 साल से कम की है, अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेक्शन नंबर 375 ऑफ IPC, दैट वुड टैंटामाउंट टू रेप. ठीक है, बट इसके ऊपर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हो चुका है, विच इज independent thought versus Union of India, जहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट दिस एज ग्रुप ऑफ 15 years is discriminatory. So from the perspective of also 2013 amendment to IPC, इस एज को बढ़ाया गया एंड एज अब जो माना जाता है वो है 18 years. ठीक है, बट द पॉइंट इज आप इस चीज को समझे कि अभी भी कोई ना कोई कंडीशन अटैच है कि अगर एक वाइफ है जो कि माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से कम की है, उसके लिए ये पॉइंट दिया गया है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ होता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेक्शन 375 ऑफ IPC, तो उस चीज को रेप कहा जाएगा. व्हाट अबाउट द वाइफ जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है? यू हैव अ क्वेश्चन मार्क इन योर माइंड. सिमिलरली अगर आप 376 क्लॉज B की तरफ देखेंगे तो इट सेज कि अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है जो कि जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर के साथ सेपरेटेड है, एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग. ठीक है, सो जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली एक ऑल्टरनेट रेमेडी होता है इन द केसेस ऑफ डिवोर्स. ऑल राइट, सो जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दे आर जुडिशियली सेपरेटेड, अगर वहां पे कोई इस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की गई है, अगर केस में आ जाता है, दैट थिंग विल बी टर्म्ड एज रेप. अगेन जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट अबाउट अदर केसेस जहां पे जुडिशियल सेपरेशन का कोई पॉइंट नहीं आता? सी द पॉइंट इज मैरिटल रेप, जितने लोगों को लगा कि मैरिटल रेप खुद में एक ऑफेंस है, आई एम टेलिंग यू गाइज कि यहां पे कंडीशंस अटैच्ड हैं, बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एन ऑफेंस इन टोटलिटी में ये ऑफेंस नहीं है.
ठीक है। दूसरा, अगर इसके ऊपर देखा जाए, प्लस इसके ऊपर आने से पहले आप ये भी पॉइंट समझिए, क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है लीगल सिस्टम को लेके, इंडिया के लीगल सिस्टम को लेके। जैसे जब 2013 अमेंडमेंट हुआ था, वन ऑफ द प्राइमरी एम वाज टू इंप्रूव द वुमेन्स एक्सेस टू लीगल सिस्टम, ठीक है, जस्टिस सिस्टम। दूसरा है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी मेंबर फॉर UN कन्वेंशन विच इज एम्ड एट एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इनफैक्ट अगर आप कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट के 51st रिपोर्ट को देखोगे, 51st सेशन में उन्होंने बोला कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। सो ये बातें क्यों हो रही है, आप इस बात को समझिए। ये बातें इसलिए हो रही हैं बिकॉज मैरिटल रेप इज नॉट इन इटसेल्फ एन ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है। सो यहां पे ये कहना कि ये देखिए कंडीशंस अटैच्ड हैं, बट अगर आप एकदम एक्सक्लूसिवली कैटेगोरिकली ढूंढोगे आईपीसी में मैरिटल रेप को, तो वो अपने आप में ऑफेंस नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। सो ये चीज मैरिटल रेप ऑफेंस नहीं है। एडल्ट्री के ऊपर अगर बात करें तो एक बहुत ही फिर से एक लैंडमार्क जजमेंट था विच वाज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जहां पे ये बात बोली गई कि एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया और वो वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स था, पहले से था और उसे वहीं पे रहने दिया गया, ठीक है। सो इसे आपने ऑफेंस के दायरे से बाहर कर दिया। स्टॉकिंग की अगर बात करें तो 2013 अमेंडमेंट के बाद सेक्शन नंबर 354 आईपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, जिसमें से एक अमेंडमेंट था 354D, ठीक है, जिसमें कैटेगोरिकली स्टॉकिंग को एक ऑफेंस बनाया गया। सो स्टॉकिंग इज एन ऑफेंस, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, स्टॉकिंग इज एन ऑफेंस। बट मैरिटल रेप के साथ पॉइंट ये है कि वो फ्रैगमेंट्स में है, कहीं कहीं पे बिट्स एंड पीसेस में है, बट अगर आप एकदम टोटलिटी में बात करेंगे दैट इज नॉट एन ऑफेंस। बट हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फॉल कर गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच चैप्टर ऑफ जस्ट अ सेकेंड गाइस, Which chapter of IPC deals with general exceptions? इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में भी DU के पेपर में रखा गया था एंड आंसर इज व्हाट? आंसर इज चैप्टर नंबर 4 which ranges from 76 to 106। इतने सारे सेक्शंस इस चैप्टर में आते हैं एंड इसका टाइटल है जनरल एक्सेप्शंस का। सो ठीक है, ये क्वेश्चन ओके था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When a man inserts to any extent any object or any part of the body not being his penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person he commits। Again specifically ये sentence या ये जो चीज आप देख रहे हो, ये सेक्शन नंबर 375 में रेप के डेफिनेशन में आता है। सो यस, दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रू, रेप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सो जब हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 302 बेसिकली, जब उसे आप समझते हैं तो देयर आर सर्टेन केस लॉज जो कि आप बेसिक नॉलेज के तहत आप जरूर समझते हो। दीज जजमेंट्स आर लाइक एवरग्रीन जजमेंट्स इन द इंडियन जुडिशरी पार्ट। सो यहाँ पे बच्चन सिंह का केस था, 1980 में ये जजमेंट आया था, जहां पे ये बात बोली गई थी कि 302 में अगर डेथ का जो क्लॉज है वो अपने आप में अल्ट्रा वायर्स नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। बट फिर से आई गेस 1983 में एक जजमेंट आता है विच इज माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे कोर्ट ने ये बोला कि भाई इस चीज को रूटीन मैनर में ना लिया जाए। सो जब भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जजमेंट देना होता है तो आपको अग्रावेटिंग फैक्टर्स एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखने होते हैं, तभी जाके आप इस कंक्लूजन में जा सकते हो, ठीक है। सो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंस रिया इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर, अब देखिए मेंस रिया का मीनिंग क्या होता है आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में? अ गिल्टी माइंड, ठीक है। अगर आप हर सेक्शन को पढ़ेंगे तो वहां पे स्पेसिफिकली कोई ना कोई वर्ड दिया गया है जो मेंस रिया को समझाता है, गिल्टी माइंड को समझाता है। जैसे अगर आप मर्डर ऑफेंस को रीड करेंगे सेक्शन 300 में, वहां पे आपको सेट ऑफ इंटेंशन भी मिल जाएगा, सेट ऑफ नॉलेज भी मिल जाएगा। सो मर्डर इज एन ऑफेंस विच कम्स विथ अ सर्टेन लेवल ऑफ गिल्टी
डिमाइंड। नेक्स्ट है आपका थेफ्ट, थेफ्ट में भी अगेन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दैट इज नथिंग बट मेंसरिया। नेक्स्ट है आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, जहां पे वॉलंटरली वर्ड लिख के मेंस रिया को रिप्रेजेंट किया गया है। ये तीनों ही सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें मेंस रिया है, लेकिन अगर आप किडनैपिंग जोन देखेंगे आईपीसी में, वहां पे कोई भी मेंस रिया नहीं लिखा गया है, ठीक है। सो किडनैपिंग को कहा भी जाता है इट इज वन ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। ऑलराइट, सो आपका आंसर किडनैपिंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज लाइक ये सवाल बहुत ही आसान लगा होगा। इग्नोरेंशिया फैक्टाई एक्सक्यूजैट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजैट। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडर द आईपीसी नथिंग इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर। सो आई थिंक अगर आप आईपीसी का बेसिक नॉलेज लेते हो, चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे देयर इज दिस सेक्शन 82 इज गिवन विच सेज कि भाई एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम की है वो इनकैपेसिटेटेड है क्राइम करने के लिए। सो आप कहते हो नथिंग इज एन ऑफेंस। ऑलराइट, सो यहां पे इस चीज को समझाने के लिए एक मैक्सिम है विच इज डॉली इनकैपेक्स। ऑलराइट, सो अगेन ये क्वेश्चन आसान था, आई वुड से दिस इज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन another easy question, the right of private defense under the IPC is available for the protection of। see IPC में जो right to private defense दिया गया है वो जितना हमें हमारे बॉडी और हमारे प्रॉपर्टी के लिए दिया गया है उतना ही दूसरे की बॉडी एंड दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए दिया गया है। हाँ, उसमें कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है, बट अदरवाइज दिस इज अ राइट विच इज अवेलेबल फॉर फॉर वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स ऑल्सो। सो यहाँ पे आप बोलोगे क्या, सेल्फ एंड अदर ह्यूमंस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives you money. He thus induces Y to give him money. Here X has committed the offense of, again another easy question। अगर आपको बेसिक नॉलेज है IPC के बारे में, this is extortion। ऑलराइट, सो आपका करेक्ट आंसर इज extortion। चलिए नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन आई वुड से इज ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। It is a tricky question. In Navtej Singh Johar case dealing with transgenders issues, the Supreme Court of India asked the center to include them in. The point is, guys, again, I agree that this question was a tricky question. Because see, we all understand that Navtej Singh Johar case is one of the applauding cases we have, applauding judgments we have, one of the applauding judgments we have. 2018 5 judges bench की judgment थी, all right, all good. And we saw that the rights of LGBTQ and others, this community, इनके rights को uphold किया गया था। and in fact section number 377 of IPC, इसका जो effect था, इसका जो chilling effect था, somewhere the judgment has curtailed that chilling effect of section 377 IPC on this particular community. But the question here is, क्या नवतेज सिंह जोहर में transgender issues to begin with क्या ये substantially in issue था? अब यहीं पे मेरे अपने reservations हैं, and I hope बहुत लोग agree करेंगे कि ये कहीं ना कहीं directly issue में था, इस बात में ही प्रॉब्लम है। ऑलराइट, बट अगर इस क्वेश्चन को सॉर्ट करना था, अगर इस क्वेश्चन को टैकल करना था, देखिए हर क्वेश्चन को टैकल करने का अलग अलग लेवल हो सकता है, अलग अलग मैकेनिज्म्स हो सकता है। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अगर अगर आपने कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज देखे थे, ठीक है, जो चीजें चल रही थी रिसेंट लॉज से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप डन कर लेते। जैसे कि अगर इसके कंटेम्प्रेरी या फिर अगर आप इसका थोड़ा सा अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओगे तो इन 2014 अ केस वाज पास्ड व्हिच वाज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर माना गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट मेड इट स्टैंड वेरी वेरी क्लियर दैट कम्युनिटी इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एंड दैट दिस कम्युनिटी शुड बी द रेसिपिएंट ऑफ रिजर्वेशंस अंडर ओबीसी। बट जो ट्रांसजेंडर्स बिल आया, रादर जो कानून बन गया, विच इज कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड हेंस द प्रॉब्लम वाज देयर। ठीक है, सो यहां पे इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बट अगेन आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, क्योंकि ये बात कहना कि नवतेज सिंह जोहर में यही पर्टिकुलर पॉइंट इन इशू था, दैट सीम्स टू बी प्रॉब्लमेटिक। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ओबीसी इज गिवन द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज ए इन हिज मैडनेस attempts to kill B
attempt to kill B. B hits A with an iron rod, seriously injuring him. Choose the correct option from below. देखिए again I would say अगर आप IPC का एक बेसिक नॉलेज रखते हो या अपनी तैयारी में ज़रूर कुछ सब्जेक्ट्स को तो ठीक से ज़रूर पढ़ना चाहिए जिसमें से IPC एक सब्जेक्ट है. सो इसमें जब आप सेक्शन नंबर 98 पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि भाई अगर इफ आई हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, तो माई राइट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट कि क्या मेरा अग्रेसर सेन है या इनसेन है, मेरा अग्रेसर एक माइनर है या एक मेजर है. सो माई राइट टू प्राइवेट डिफेंस रिमेन्स इंटैक्ट एंड इट इज लाइक आई हैव द राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द अदर फैक्टर्स विच आर विथ यू नो अग्रेसर्स. सो यहाँ पे द पर्सन हैड द सेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस नो मैटर अग्रेसर की परिस्थिति चाहे जो भी हो. ठीक है, सो ये चीज आप सेक्शन नंबर 98 के थ्रू समझते हैं. एंड यहाँ पे it's given, you know, B has the right to private defense though A is mad. All right, so यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन से भी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्ट्रिक्टली लॉ से रिलेटेड है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन. सी गाइज, इसको डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि whenever I used to teach personal laws in my class also, I generally used to get a response कि मैम DU में कभी इतना personal laws नहीं पूछा जाता. That was true also, क्योंकि DU में इतने personal laws कभी नहीं पूछे गए थे. BHU में हाँ personal laws पूछे गए थे, but DU में इतने सवाल personal laws के पूछना, that was, you know, that was a big blow. All right, to those students जिन्होंने already ये assume कर लिया होगा कि भाई personal law नहीं पढ़ना क्योंकि DU के previous years में नहीं है. ठीक है, so again I'll tell you something. देखो, अगर आप DU 2021 देना चाहते हो ना, प्लीज डू नॉट गो बाय एनी प्रीकंसीव नोशंस. Do not go by any preconceived notions, and here you will see अच्छे लेवल के पर्सनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो गाइज, व्हेन यू डू दैट प्रिपरेशन फॉर योर DU ना, अपनी स्ट्रैटेजी में जरूर शामिल कीजिएगा पर्सनल लॉस को भी. ठीक है, सो अगेन देखो यहाँ पे क्या सवाल था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन. ऑब्वियसली जब एक अडॉप्टेड बच्चा फैमिली में एक अगर अडॉप्शन होती है तो भाई उसके नेचुरल जितने भी टाइज थे वो सेवर ऑफ हो जाते हैं. वैसे इस चीज में और भी एक्सेप्शंस आते हैं जो कि हिंदू अडॉप्शन लॉज में लिखे गए हैं, बट अगर आप एक्सेप्शंस को हटा दे तो यस, जिस फैमिली में बच्चा आ रहा है वहां पे नए रिलेशंस बन रहे हैं, अडॉप्टिव जितने भी रिलेशन हैं वो बन रहे हैं, एंड जो नेचुरल जो उसके टाइज थे वो सब के सब सेवर ऑफ हो रहे हैं. सो दोनों ही ऑप्शन में यही बातें लिखी गई थी. एंड अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर अडॉप्टिव फादर और मदर. ठीक है, एंड दूसरा है ऑल द टाइज ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ शैल बी डीम्ड टू बी सेवर्ड. दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट. अंडर मुस्लिम लॉ, सी अ लीगल गार्जियन में, अब इस क्वेश्चन पे, दिस क्वेश्चन वाज वेरी यू नो डीप क्वेश्चन. ये पर्सनल लॉ से थोड़ा डेप्थ से उठाया गया था ये वाला सवाल. इसमें एक्चुअली गार्जियन ऑफ यू नो अ लीगल गार्जियन के पास ये सारे ही अधिकार होते हैं जो कि वो एक माइनर के बिहाफ पे कर सकते हैं. ठीक है, सो ही कैन सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, एक्नॉलेज अ डेट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड. ये तीनों ही चीजें एक लीगल गार्जियन कर सकता है अंडर मुस्लिम लॉ. सो ऑल of these, you know, again is the correct answer. Which of the following is not a ground for divorce under Special Marriage Act 1954? Again इस क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ट्रैप में अगेन फॉल कर गए. द पॉइंट इज, सी जैसा हमने अभी डिस्कस किया था ना एडल्ट्री मैरिटल रेप के क्वेश्चन में, जिस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी टाइप का डिस्कशन इस क्वेश्चन में भी डिमांड करता है. जैसे कि देखिए, इंडिया में अगर आप डिवोर्स की थ्योरीज को देखोगे, वी हैव अंडरस्टूड यू नो कि देयर आर सो मेनी थ्योरीज विच आर बिहाइंड डिवोर्स. जैसे अगर एक इंसान को डिवोर्स चाहिए, एक स्पाउस को डिवोर्स चाहिए, तो उसे कोई ना कोई फॉल्ट निकालना होगा दूसरे में. ठीक है, सो आप फॉल्ट थ्योरी कहते हैं. अगर दोनों ही स्पाउसेस चाहते हैं, दोनों ही पार्टनर्स चाहते हैं डिवोर्स लेना, तो एक प्रावधान है जहां पे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ग्रांट किया जाता है. सो देखो, इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन का मतलब है जहां पे एक ही पार्टनर चाहे मैरिज से आउट हो जाना और उसे डिवोर्स मिल जाए. इस चीज को इंडिया के किसी भी कानून में, चाहे वो हिंदू मैरिज लॉ हो, चाहे वो कोई और पर्सनल लॉज हो, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हो, बहुत सारे ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्सेस हैं. ठीक है, लेकिन इरिट्रेवेबल का पॉइंट अगेन आपको कुछ फ्रैगमेंट्स में दिखेगा. जैसे म्यूचुअल कंसेंट में इरिट्रेवेबल का एक पॉइंट झलकता है. सिमिलरली एक ग्राउंड होता है जहां पे अगर पार्टीज को RCR दे दिया गया है, विच इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, या पार्टीज
पार्टीज के बीच में जुडिशियली उन्हें सेपरेट किया गया है। अगर इन दोनों ऑर्डर्स के अगर इन दोनों डिक्रीज के बाद अगर 1 साल तक भी मैरिज में कुछ भी रिज्यूम नहीं होता है, दैट विल बिकम वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। बट ये कहना कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन खुद में एक डिवोर्स का ग्राउंड है, नो। सो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑल्सो ये चीज जो है ये एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं मानी जाती है। इनफैक्ट आई थिंक बहुत सारे लॉ कमीशन के रिपोर्ट हैं, आई थिंक 71st रिपोर्ट है जहां पे ये बात बोली गई दैट दिस शुड बी वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ठीक है, दिस शुड बी इंसर्टेड इन लॉ बुक्स एज एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। प्लस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, विच इज नवीन कोहली केस, जहां पे यही बातें बोली गई। बट अल्टीमेटली अभी तक से कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड के बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, सो वो सारी बातें हैं। बट येस, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अपने आप में एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स नहीं बनता, चाहे वो स्पेशल मैरिज हो, चाहे वो कोई और भी पर्सनल लॉज हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल बिटवीन 2 persons इफ दे आर रिलेटेड बाय। सो देखिए अगेन, अगर आपने हिंदू मैरिज लॉज का थोड़ा बहुत अगर आपने नॉलेज लिया होगा तो आप जानते हो देर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रोहिबिशंस, ऑलराइट, जिसमें आपने सपिंडा पढ़ा, जिसमें सी देर आर कैटेगोरिकली इट इज मेंशन्ड देर आर सर्टेन रिलेशंस जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज में काम करते हैं। अब ये सब जहां कहां पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो फुल ब्लड हो 2 लोग, चाहे वो हाफ ब्लड हो, चाहे वो यूटेराइन ब्लड हो। अब ये सारे टर्म्स, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स, ये सारे टर्म्स आपको मैरिज लॉज में मिलेंगे। ठीक है, सो अगेन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आप देख रहे हैं इस साल डीयू ने पर्सनल लॉज से बहुत क्वेश्चंस पूछे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, सो डू नॉट गो बाय एनी प्रिजम्पशंस एट ऑल गाइज। ऑलराइट, सो दिस इज सेक्शन नंबर 7 विच टॉक्स अबाउट सेरेमनीज। ठीक है, सो सेरेमनीज वाज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइज। Next, the manager of Waqf is known as, thank goodness we have discussed these concepts in our classes कि वक्फ का जो मेन मैनेजर होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस उसको कहा जाता है मुटावली। ठीक है, सो एक वक्फ का एक रिलीजियस हेड हो सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होता है, सो दैट पर्सन इज नोन एज मुटावली। ऑल राइट, सो मुटावली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। An agreement consists of reciprocal promises between at least, tell me one thing, किसी भी agreement के लिए एटलीस्ट आपको कितने persons की जरूरत थी? एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। A person cannot make an agreement with himself. A person cannot enter into a contract with oneself. So यहाँ पे answer has to be two parties. Yes, so next is, so यहाँ पे आपका 2 parties वाला आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following does not have the capacity to enter into a contract? This question I'll tell you, I have a strong reservation on this question because I still go by all of these, although जो आंसर की आई और जो अप्रूव्ड आंसर है वो है माइनर का। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, when you look at section 11 of Indian contract law, there are certain category of people that are mentioned there which do not have the the competence to enter into a contract. One of them is a minor. Next, a person who has not sufficient level of soundness, sanity वाला point था, and third category is he should not be disqualified by law. जब आप not disqualified by law को explore करोगे तो obviously वहां पे convicted आता है, वहां पे corporation का point आता है। बट देखिए corporation के साथ ऐसा होता है कि उनके MOA में, memorandum of association में specifically ये authorization होनी चाहिए, जो भी है। बट वहां पे एक पॉइंट तो है कि आपको कोई ना कोई कंडीशन तो चाहिए। सो कॉर्पोरेशन भी आता है उसमें आपका कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस 100% आता है। ठीक है, सो यहाँ पे आई हैव द स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ऑन दिस क्वेश्चन। आई स्टिल गो बाय ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर आप सेक्शन 11 को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ेंगे, आई humbly I differ from this answer which is given under answer key. According to me, all of these should be the correct answer. चलिए नेक्स्ट है, द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 18 ईयर्स। ऑल राइट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए अब अगेन ये चीजें हम लोग समझते हैं कि देर आर जनरली जब भी आप वेजर पढ़ते हैं तो आपको उसे जरूर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। ऑल्दो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, बट अगर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो देखिए वेजर में सिर्फ और सिर्फ पैसा स्टेक पे होता है, जबकि कॉन्टिजेंट
कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ पैसा स्टेक पे नहीं होता। जैसे मान लो अगर किसी एक्स ने एक इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो क्या उसने पैसा की वजह से लिया, क्या उसका मेन इंटरेस्ट पैसा है? आंसर शुड बी द लार्जर इंटरेस्ट टू बी seen which is guarantee for the life or those person who survive that person. All right, so यहाँ पे आपका जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Agreement of social nature, guys, this was again based on a judgment, one of the important judgment of contract laws, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था या आप जानते होंगे, या फिर जब आप पढ़ें तो आप इस टाइप से केस लॉज को कवर करते हुए देखिएगा। वन ऑफ देम वाज बाल्फर वर्सेस मिसेस बाल्फर, जहां पे बोला गया था दैट देयर शुड बी द इंटेंशन, देयर शुड बी दैट कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इस इंटेंशन के साथ ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। एंड in order to ascertain that whether the parties had that intention or not, the facts and circumstances of the case, the terms of the case have to be examined. All right, but then intention regarding that contemplation of legal obligations is must, is sine qua non for formation of a valid contract. All right, so again social nature के contracts में generally that intention to create legal relationship नहीं होता, so answer is correct. All right, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन आप राइट इन पर्सोनम का कॉन्सेप्ट समझते होंगे। राइट इन पर्सोनम का मतलब दो पार्टीज इस अधिकार को एक दूसरे के प्रति ही बस एनफोर्स कर सकते हैं। सो ये चीज जो होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ओनली ए कैन एनफोर्स इट अगेंस्ट बी एंड बी कैन एनफोर्स इट अगेंस्ट ए। ऑल्दो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और भी एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें बेनिफिशियरीज वगैरह फॉल कर सकते हैं, बट यहां पे ठीक है, क्वेश्चन वाज क्लियर इनफ, और आई वुड से कि ये इजी क्वेश्चंस में आ रहा था। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर नॉलेज है तो ये सवाल आपको आसान लगा होगा। नेक्स्ट है इन इंडिया प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो सभी के सभी कहीं ना कहीं पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं, सो ऑल ऑफ देम। ठीक है, प्रोडक्ट पेटेंट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, देखिए आईपीआर के साथ जो एडिक्शन दिख रहा है डीयू एग्जाम्स का, ये 2019 में भी था एंड 2020 में भी अच्छे लेवल पे था। ठीक है, सो 2005 में अमेंडमेंट था पेटेंट एक्ट में जिसकी वजह से कि इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो यस 2005 में पेटेंट एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज को लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्रियल डिजाइन स्पेसिफिकली रिलेट्स टू, यस इंडस्ट्रियल डिजाइन गाइज आपने जरूर समझा होगा, या फिर जब आप आईपीआर पढ़े तो ध्यान से इन चीजों को देखिएगा दैट अंडर द ब्रॉड हेडिंग ऑफ आईपीआर देयर आर बेसिकली 7 लॉज विच आर कवर्ड एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन इज वन ऑफ देम। सो यस इट डील्स विथ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विथ एस्थेटिक अपील, ऑल राइट, सो दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स are comes under industrial design. Which among the following combinations is not mentioned under the TRIPS? इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन की थियोरी लगा सकते थे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। 7 लॉज हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हाँ बस एक पॉइंट था कि अगर आपको ये 7 लॉज पता है, ट्रेड सीक्रेट को अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है, सो 7 लॉज में सिर्फ ये वाला जो आपका पॉइंट है विच इज डाटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, वो चीज कवर्ड नहीं है अभी तक से आईपीआर के ब्रॉडर रिजीम में। ठीक है, सो आपका ये कॉम्बिनेशन आउट हो रहा है। ठीक है, बाकी सब के सब आप एलिमिनेशन की थ्योरी से ये सब के सब आईपीआर के ब्रॉड रिजीम में कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर in their enforcement. All right, this was again I would say very difficult question, difficult no tricky question, क्योंकि यहाँ पे मैक्स देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख गए ना कि कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख गए ना तो आप इंटरनेशनल पे लैंड कर जाओगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेंस टेरिटोरियल, एनफोर्समेंट वाला पॉइंट तो टेरिटोरियल ही चलेगा ना। ठीक है, सो यहाँ पे आप टेरिटोरियल आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, The trade related intellectual property disputes are settled by, again one of the question जो कि tricky हो सकता था। ठीक है, WIPO is basically the UN level पे जो WIPO का काम है वो basically है मैनेज करना। ठीक है, सो अगर आप रेगुलेशन के ऊपर सवाल होता, अगर मैनेजमेंट ऑफ आईपीआर के ऊपर सवाल होता तब आपका WIPO सही आंसर होता, बट यहाँ पे clearly लिखा था that trade related intellectual property disputes are settled by, so then the answer is WTO. All right, so next question again, the formula of making Coca-Cola is protected under, it is none other than trade secret. All right, so again this was correct answer.
So that was all, for the discussion part. But let me tell you one thing. So अब अगर analysis करें इस question paper का, so I have certain points to make, ठीक है. So ध्यान से सुनिएगा. 2019 के comparison में अगर इस paper को देखा जाए तो I would say ईजियर फ्रंट पे था, नॉट दैट ईजी. कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें पोटेंशियल था आपको डिस्टर्ब करने का, जैसे कुछ क्वेश्चंस काफी ट्रिकी जा रहे थे, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दोस 3-4 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन अगर आप 2019 से कंपेयर करोगे तो आप ईजियर फ्रंट की तरफ हो, ठीक है. अगर आप 2021 को टारगेट कर रहे हो, गाइज डू नॉट गो बाय एनी प्री कंसीव नोशन. अब जैसा कि हमने देखा पर्सनल लॉस कभी नहीं पूछा जाता था, बट आप देखो डीयू में अच्छे लेवल पे पर्सनल लॉस आया है. टॉट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है. डू नॉट गो बाय दीज अजम्पशंस कि टॉट नहीं पूछा गया, टॉट नहीं है इंपॉर्टेंट. डू नॉट गो बाय दीज अजम्पशंस. अपने लीगल अवेयरनेस का जो आपका कवरेज एरिया है ना, उसे और ब्रॉड कीजिए. लैंडमार्क जजमेंट्स देखिए. एंड यस, दैट वाज इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.